प्यारे बच्चों, आज रसायन विज्ञान के इस कक्षा में आपका स्वागत है और कक्षा 11, ये कक्षा 11 के लिए आज ये आपका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का। और रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये मूल कंसेप्ट, एक तरह से आप ये सोचिए कि अगर कोई मकान बनता है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनता है, उसकी नींव बनती है। उसी तरह से ये चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप इस देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात, तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना, उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस पहले चैप्टर को बढ़िया से समझ गए तो 11th 12th या आगे केमिस्ट्री आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। तो जैसा कि इसका नेम है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप चूंकि 10th से 11th में आए और ये आपको रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ना है और ये पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले अगर नए आप किसी से भी मिलते हैं तो आप उसका परिचय पूछते हैं, क्या आपका नाम है, क्या पता है, कहाँ से आए हैं, आप उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो रसायन विज्ञान चूंकि एक विषय के रूप में आपको पढ़ना है तो आप इनका परिचय, पहले रसायन विज्ञान का हम परिचय, इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे रोवाल्ड हॉफमैन। इन्होंने रसायन विज्ञान को परिभाषित किया और एक बहुत ही सटीक परिभाषा इन्होंने दी। और रोवाल्ड हॉफमैन ने बताया रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान अणुओं तथा अणुओं के रूपांतरण का विज्ञान है। पहला उन्होंने क्या बताया कि अणुओं एवं इसके रूपांतरण का विज्ञान है। माने अणुओं का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, जो चेंज होते हैं, रूपांतरित होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि यह केवल 100 तत्वों का नहीं बल्कि इससे निर्मित
इससे निर्मित असंख्य, असंख्य माने अनगिनत, असंख्य पदार्थों का विज्ञान है। अब देखिए कितनी करेक्ट डिफिनीशन है रोवाल्ड हॉफमैन का कि यह अणुओं एवं इसके रूपांतरण का विज्ञान है। और दूसरी बात इन्होंने यह कही कि यह केवल 100 तत्वों का नहीं बल्कि इससे निर्मित असंख्य पदार्थों का विज्ञान है। तो उस समय 100 के लगभग ही तत्व खोजे गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि 100 तत्वों का नहीं बल्कि इससे निर्मित असंख्य पदार्थों का विज्ञान है। अब अनेक प्रकार के जो साइंटिस्ट जो रिसर्च किए तो अंत में यही पाया गया कि रसायन विज्ञान क्या है, तो यह परमाणुओं एवं अणुओं का विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले अगर आप रसायन विज्ञान समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है तत्व, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। आपको तत्वों के बारे में जानना होगा। अब तत्वों के बारे में क्या जानना होगा? तो एक तो इनका क्या संकेत है, सिंबल, और दूसरा इनका नेम, इनका संकेत नेम। और अगर संकेत नेम आपको क्लियर हो गया तो इसी से परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर परमाणु भार, एटॉमिक मास या मास नंबर, जिनको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और अगर आप इतना सब कुछ जान गए तो आप ये भी जान जाएंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है इस संसार में, इन आंखों से आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब अधिकांश पदार्थ किसी न किसी तत्व से बना हुआ है। कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें एक ही प्रकार के तत्व हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व हैं। अब अगर तत्व हैं तो उसमें परमाणु भी है, उसमें अणु भी है। अब जैसे आप सोचिए, अभी तो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और आपको अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्लास किए केमिस्ट्री का, घर पे गए, बहुत आप थके हुए हैं, मम्मी से बोले मम्मी एक गिलास पानी दे दो। अब मम्मी ने कहा किस चीज का क्लास चल रहा था, तो आप बताए मूल कंसेप्ट का। अब मम्मी आपकी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बताओ कि एक गिलास पानी में कितने परमाणु होते हैं या कितने अणु होते हैं। ये जो कहा गया है कि ये परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है, तो कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। आप क्या कहेंगे, मम्मी तुम जो है अपना जो पानी है, अपना ये वाटर अपने पास रखो, हम लेके पी लेंगे।
कि आप काउंट करके बता देंगे कितने उसमें परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, और आप ये भी बता सकते हैं कि उस एक गिलास पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। आप नमक खरीदने जाते हैं, 1 kg का पैकेट लाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं? या कोई भी पदार्थ, चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो, कोई भी हो, तो वो परमाणु अणुओं से बना है। तो ये चैप्टर हम काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये एक परिचय था, और इसमें जो डिस्कस किया जाता है पदार्थ की संरचना, संगठन एवं उनका गुण धर्म। माने कोई पदार्थ है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, क्या संगठन है, क्या गुण धर्म है। तो रसायन विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आप रसायन विज्ञान को अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो सोचिए कि आज हमारे देश में या पूरे विश्व में जो बेरोजगारी है, तो ये एकदम जॉब ओरिएंटेड है। हम अब बात करेंगे कि कैसे है रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो NCERT की जो आपकी बुक है, तो बिल्कुल उसी के सीक्वेंस में एक एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है, रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इस रसायन विज्ञान का क्या महत्व है? तो हमारे दैनिक जीवन में आप जो अपने आंख के सामने जो कुछ भी देख रहे हैं, अब जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा जैसे पॉलिस्टर, टेरिलिन, टेरिकॉट, ये सब पॉलीमर हैं, या ये केमिकल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब जैसे गाड़ियों के जो टायर्स हैं, या फिर जो अम्ल है, क्षार है, लवण है, आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो दवाइयां, देखिए आज जो है ये एक पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, और बात चल रही है कि उसकी वैक्सीन बनाई जाए, उसके कोई दवा बनाई जाए। तो वो दवा कौन बनाएगा? वो दवा वही बनाएगा जो रसायन विज्ञान पढ़ा हुआ है। जो रसायन विज्ञान नहीं पढ़ा है वो दवा नहीं बनाएगा। तो जितनी भी दवाइयां हैं, अब देखिए ऐसे ही एक बीमारी कैंसर, तो कैंसर बहुत भयावह बीमारी थी, लेकिन उसकी दवा बनने के बाद उस पर कुछ कंट्रोल हुआ, और जो रसायन विज्ञान के विद्वान हैं, केमिस्ट, उन्होंने सिस्प्लाटिन, ये सिस्प्लाटिन एवं टेक्सॉल, ये दवाइयों की खोज की, और आज कैंसर पे कुछ हद तक, ये कैंसर की दवाई है, कैंसर। उसी तरह से एक दूसरी बीमारी थी एड्स, एड्स को लेकर के, तो
ZT, यानी कि एजिडोथाइमिडिन, ये इसकी एक दवा बनी। तो दवाइयों के, मेडिकल के क्षेत्र में उसी तरह से जो हम खेतों में अनाज उगाते हैं, उर्वरक जो खाद होती है, फर्टिलाइजर, या घरों में जो सीमेंट है, पाइप है, पेंट है, वार्निश है, जो आपके मेटल्स हैं, ये भी मेटलर्जी से जो धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, इसका जो महत्व है इतना व्यापक है, इतना ये इंपॉर्टेंट विषय है कि इसका जितना जो है वर्णन किया जाए उतना ही कम है। और आप काफी भाग्यशाली हैं कि आज आप रसायन विज्ञान की कक्षा में हैं और आप जो है आज ये पहला क्लास समझ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि रसायन विज्ञान का एक परिचय, तो रसायन विज्ञान रोअल्ड हॉफमैन के शब्दों में ये अणुओं एवं उसके रूपांतरण का विज्ञान है, या 100 तत्वों नहीं बल्कि उससे निर्मित पदार्थों, असंख्य पदार्थों का विज्ञान है। और पदार्थ के बारे में चर्चा है, तत्व के बारे में चर्चा है। और आप किसी भी चीज को अगर पढ़ना है तो आप उसके इंपॉर्टेंस, उसके महत्व को आपको समझना होगा। और जैसा कि आपने जाना कि ये जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का एक बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में व्यापक, एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है सबको पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप क्लास 10th में थे और वहाँ आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस, लेकिन उसी साइंस जब आप 11th में आए तो इसी साइंस का पार्ट हो गया ये रसायन विज्ञान। अब ये एक अलग विषय बन गया, भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहते हैं, ये केमिस्ट्री, और ये है आपका फिजिक्स। और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी होता है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तो ये ब्रांचेज बनते चले जाएंगे। तो ये एक आपका रसायन विज्ञान का एक महत्व आप लोगों ने एक संक्षिप्त रूप से समझा कि आपके दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आइए हम समझते हैं पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, और द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। द्रव्य, और द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। अब आपसे अगर हम पूछें कि बताइए द्रव्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कोई परिभाषा बताएगा? चलिए तो हम बता देते हैं, द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा इसका द्रव्यमान यानी कि मास होता है।
अब आप बताइए कि कौन सी वस्तु आपके सामने है जो जगह घेरती है। इस क्लासरूम में अगर आप देखें, जिस पर आप बैठे हुए हैं, जैसे टेबल है, ये बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, पेन है, पानी है, हवा है आदि। बहुत सारे, जैसे इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य ही तो है। अब आप देखिए, अब इनकी अवस्थाएं, जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ मैटर, कितनी अवस्थाएं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? और वैसे तो ये आप प्रीवियस क्लासेज में आप 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जैसे टेबल है, बोर्ड है, पेन है, तो ये क्या है, पानी क्या है, हवा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, ये ठोस है, तो ठोस में ये टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, पेन इत्यादि। और दूसरा है द्रव। अब देखिए, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, ये आप याद रखिए। द्रव है तो ये लिक्विड है, लिक्विड। अब इसमें जैसे पानी हो गया, वाटर, ये तेल है इत्यादि। और तीसरा है गैस। गैस, तो गैस में हवा, धुआं इत्यादि। अब हमको ये समझना है कि ये ठोस, ये टेबल है, बोर्ड है, पेन है, कॉपी है, किताब है, तो ये सब ठोस है। और पानी है, तेल है, इस टाइप का जो एल्कोहल, ये सब द्रव है। और गैस में, अब तेल में चाहे कोई भी तेल हो, सरसों का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, किरोसिन हो, सब द्रव में ही आता है। और गैस, हवा है, धुआं है, ये सब गैस है। तो इसमें जो है क्या अंतर है? अब आप ये बताइए, अब जैसे टेबल है, ये बोर्ड है, पेन है, तो अगर हम इस पे चर्चा करें, आकार पर चर्चा करें, आयतन पे चर्चा करें, तो क्या है? जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है। जैसे टेबल है तो टेबल का आकार एक निश्चित है। लेकिन द्रव का, अब द्रव जो है जिस बर्तन में रखेंगे, अगर किसी भगोने में रखेंगे तो उसका बेलनाकार शेप हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो। अगर आप किसी ग्लास में किसी ऐसे चीज में रखते हैं शंक्वाकार, तो शंक्वाकार शेप हो जाएगा। अगर किसी घन या घनाभ में रखते हैं तो उसका आकार हो जाएगा। तो जो द्रव है या गैस है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, अब जैसे ठोस की, ये आकार, और यहां लिख देते हैं आयतन। तो ठोस का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का अनिश्चित होता है, और गैस का भी अनिश्चित होता है। और आयतन
ठोस का आयतन निश्चित होता है, लेकिन लिक्विड जो इसका भी आयतन है वो भी निश्चित होगा, लेकिन इसका अनिश्चित होता है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, गैस का दोनों अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और बात अगर कंप्रेसिबिलिटी की करें, संपीड्यता की करें, तो ठोस को दबाने पर जल्दी दबता नहीं है। कोई भी जैसे पेन है ये दबेगा नहीं, लेकिन जो द्रव है अगर किसी जैसे बैलून में या कहीं अगर उसको भर लीजिए पानी को, या ऐसे भी वो दब जाता है, और गैस तो और दब जाएगी। मतलब गैस की संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है और द्रव की थोड़ी उससे कम होती है और ठोस की सबसे कम होती है। ठोस बिल्कुल नहीं दबता। और जो ठोस होते हैं, ये जो ठोस है, ठोस के जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच जो अंतरा अणु का स्थान होता है, अंतरा अणु का स्थान ये बहुत ही कम होता है। तो हमको अब द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेना है। और क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप पहले से अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि क्लास में ये टॉपिक में है इसलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं। एक बार आप जो जानते हैं रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे ठोस को सॉलिड, इसको लिक्विड और गैस कहते हैं। और अभी बता रहे थे हम कि इसका जो आकार होता है, ये ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन इसका निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, लेकिन लिक्विड का जो आयतन है ये भी निश्चित ही होता है। और इसका जो गैस है इसका अनिश्चित होता है। तो डिफिनिट ये जो शेप है और वॉल्यूम है, आकार की जो इंग्लिश होती है वो शेप, और आयतन की वॉल्यूम, ये डिफिनिट। अब इसके बाद ये अंतरा अणुक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप देखिए जो ठोस होता है ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, बिल्कुल पास पास होता है। इनके बीच जो स्थान होता है ये नगण्य होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। लेकिन वहीं जो द्रव हैं ये थोड़ा सा दूर होते हैं, इनके बीच ये ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और जो ये गैस है, तो गैस के तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ये ठोस एवं द्रव दोनों से अधिक होता है। अब इसके बाद अंतरा अणुक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो ये जो जितना नजदीक होगा उसमें उतना ही ज्यादा आकर्षण होता है कि नहीं? जितना पास होंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा और दूर रहेंगे तो उतना ही कम होगा। तो इसके जो
पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है और ठोस से कम होता है द्रव में, और इसमें सबसे कम होता है। आकर्षण बल। अब संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, तो ये जो इसकी सबसे अधिक, ये जो सबसे लेस कंप्रेसिबल है, ये सबसे कम, ये सबसे अधिक, और ये ठोस से अधिक होता है। तो ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। जो ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और इससे दूर दूर होते हैं, गैस के और भी उससे दूर होते हैं, और इनका आकार, आयतन, अंतराणु का स्थान, अंतराणु का आकर्षण बल, संपीड्यता, और इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उस पर भी हम लोग चर्चा किए। अब आगे जो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि ये द्रव्य का वर्गीकरण, ये द्रव्य को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, अभी तक आप लोग पढ़े थे कि द्रव्य की अवस्थाएं, कि द्रव्य जो पदार्थ है ये किन अवस्थाओं में पाया जाता है, और उसमें था कि ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इनको हम मुख्यतः, जो द्रव्य है, द्रव्य को मुख्यतः दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर भी कहते हैं, और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ। अब ये जो मिश्रण है, तो मिश्रण दो तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम विलेन भी कहते हैं, विलेन। अभी ये डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन, तो जो समांगी मिश्रण होता है वही विलेन या सॉल्यूशन भी कहलाता है। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है, तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंटेनर में वाटर ले लिए, पानी, और इसमें आप डाल दिए चीनी या नमक
और चम्मच से खूब घोल दिए। पानी में आपने क्या डाल दिया, चीनी या नमक डाल दिया और आप खूब घोल दिए। और अगर किसी कांच के पात्र में, जिसको आप शीशे की ग्लास कहते हैं, कांच का होता है, क्यों वो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखाई देता है, आर पार पारदर्शी होता है, तो चीनी उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। चीनी एकदम घुल जाएगा, उसके जो पार्टिकल हैं इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको इन आंखों से दिखाई ही नहीं देंगे, और समान रूप से घुलता है। ये नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, समान रूप से यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है। आप जो है चीनी लेकर ऐसे घोल दिए तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है, एक समान रूप से घुल जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप ले लिए पानी और इसमें डाल दिए बालू, जो सैंड है, या ईंटे का जो बुरादा होता है वो डाल दिए, तो क्या होगा? ईंटे का बुरादा डाल दिए तो क्या होगा? ये नीचे बैठ जाएगा, ऊपर कम रहेगा, नीचे ज्यादा रहेगा। देखते हैं जो हैंड पंप जो होता है, जो पानी देने वाली मशीन होती है, कोई कोई मशीन बालू देती है, तो लोग गांव में क्या कहते हैं कि भाई कुछ देर तक उसको रख दो। अब कुछ देर तक जब रखते हैं तो क्या होता है कि बालू नीचे जम जाता है, अब फिर ऊपर से पानी हम ले लेते हैं। तो ये बालू जो है पानी में घुलता नहीं है, या ईंट का जैसे बुरादा है, किसी चीज का, कोई पत्थर का बुरादा है, जैसे पत्थर का पाउडर है, पत्थर, वो भी नहीं घुलेगा। तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जो पदार्थ जैसे घुलते नहीं हैं वो विषमांगी मिश्रण बना देते हैं। जैसे तेल है, अब तेल को पानी में डाल देंगे, सरसों का तेल या कोई पेट्रोल डीजल है, उसको पानी में डाल दिए तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो जब नहीं घुलेगा, ऊपर ही तैरने लगेगा, तो विषमांगी है। लेकिन अगर दूध को पानी में डाल दिए तो समांगी है, समान रूप से घुल जाएगा। दूध को पानी में डाले तो समांगी हो जाएगा, लेकिन किसी तेल को पानी में डाले तो विषमांगी हो जाएगा, जो नहीं घुलेगा। अब उसी तरह से हम शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। तो ये तत्व यानी कि एलिमेंट्स, और ये तत्वों से ही मिलकर बनता है यौगिक। अब जैसे इसमें आप मान लीजिए सोडियम है, कैल्शियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब ले लेंगे, ये सब तत्व हो गए। और यौगिक जो तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे H2O, वाटर, NH3, CO2, ये सब यौगिक हो गए। अब ये तत्व जो है, ये नेक्स्ट क्लास में अब इसी पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि तत्व की जो संरचना है, तत्व बनता किससे है, और इनका जो है क्या गुणधर्म है, क्या संगठन है, और जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो ये यौगिक बनाते हैं। तो तत्व और यौगिक के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, और समांगी मिश्रण, इसके बारे में भी काफी हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये जो द्रव्य का वर्गीकरण है, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको आप लोगों ने समझा कि इसमें ये एक मिश्रण है, दूसरा शुद्ध पदार्थ है। अब देखिए, जो आपके जो तत्व होते हैं
और यौगिक, तो इनको भी, यौगिक को भी बांटा गया है अलग अलग पार्ट में। जैसे अब यौगिक को आप कैसे बांट सकते हैं, यौगिक का भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे इसमें अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। देखिए यौगिक की इंग्लिश होती है कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये इसमें, और उसी तरीके से अब ऑर्गेनिक, अकार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसको काफी विस्तृत रूप में हम डिस्कस करेंगे। और जो तत्व है, ये तत्व, ये जो एलिमेंट्स हैं, तो इनको भी डिवाइड किया गया है। जैसे ये धातुएं, अधातुएं एवं उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। तो देखिए धीरे धीरे जैसे कि आप अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, इस लेक्चर में जनरली एक परिचय, इंट्रोडक्शन हुआ, और इसके बाद हमने केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है वो सीखा। इसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर की तरफ आए और द्रव्य की क्या परिभाषा है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, और द्रव्य का वर्गीकरण, तो जिसमें ये समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, अब समांगी मिश्रण, अब काफी इस पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। और तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटेलाइट्स है, धातु, अधातु, उपधातु, और उसी तरह से जो ये यौगिक हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अकार्बनिक यौगिक एंड कार्बनिक यौगिक। तो अब हम समझते हैं कि ये जो तत्व हैं, तत्व, एलिमेंट्स, तो इन तत्वों का जो नाम है और इनका जो संकेत है और परमाणु क्रमांक एंड परमाणु भार, तो अगर ये चार चीज आपको पता चल जाएगा तो इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी आप गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले जितने भी तत्व हैं पीरियाडिक टेबल में, लगभग 131 जो तत्व हैं, तो उसमें कुछ मेन, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो पीरियाडिक टेबल आप देखे हैं, तो तत्वों का जो संकेत है उनका नेम, अब जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि सोडियम का क्या होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, और जिनको नहीं मालूम है वो सोचने लगते हैं कि सोडियम है तो एस से होगा, लेकिन नहीं, Na होता है। अब इनका परमाणु क्रमांक, तो हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सभी तत्व का नाम भी याद हो जाएगा, उनका संकेत भी याद हो जाएगा,
उनका परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएगा और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे ये भी बहुत ही आसान है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी इसको डिस्कस करेंगे, जो दूसरा क्लास होगा। तो आप आज ये केमिस्ट्री का जो ये पहला क्लास था इसमें भाग लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।